गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी टेस्ट सीरीज में जो हमारा दूसरा टेस्ट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव स्वास्थ्य एवं रोग एवं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इन दो चैप्टरों का जो टेस्ट था, उनसे जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा हम। पहला हमारा क्वेश्चन इसमें आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर कोशिकाओं का गुण नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैंसर कोशिकाएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो क्या है। तो कैंसर का मतलब होता है जब हमारी कोशिकाएं अनियंत्रित होकर विभाजन करने लगती हैं। जब भी कोई सामान्य कोशिका अनियंत्रित होकर विभाजन करने लगती है, यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगती है, तो उसी को हम कैंसर बोलते हैं। साथ में उसमें बेटा दो चीजें नहीं होती। एक क्या, उसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है। जैसे कहते हैं संस्पर्श संदमन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे हमारी कोशिकाओं को कहीं चोट लग गई तो कैसे पता कि इनको विभाजन करना है, और वापस कैसे पता कि अब घाव भर गया तो विभाजन नहीं करना है। जब कहीं भी चोट लग जाती है तो कोशिकाएं विभाजन करना शुरू कर देती हैं, लेकिन जब घाव भर जाता है तो सारी की सारी कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं। जब कोई कोशिका अपने चारों साइड से अन्य कोशिकाओं से घिर जाती है, फिर वो विभाजन करना बंद कर देती है। इसे हम कॉन्टेक्ट इनहिबिशन यानी स्पर्श संदमन कहते हैं। ये कैंसर कोशिकाओं जो होती हैं उनमें स्पर्श संदमन नहीं होता है, ये खत्म हो जाता है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन उनमें खत्म हो जाता है। इसीलिए बेटा क्या हो जाता है, वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। साथ में बेटा कैंसर वाली सेल में एक गुण होता है जिसे कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है, मान के चलो किसी के एक क्षेत्र में कहीं कैंसर वाली कोशिकाएं हैं, उस कैंसर वाली कोशिकाओं से कुछ कोशिकाएं निकलकर और कहीं दूसरी जगह बॉडी में स्थानांतरित हो जाएं और वहां की सामान्य कोशिकाओं में भी कैंसर कर दे, इसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेटास्टेसिस। अब एक बात बताओ, सबसे पहले बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल का कौन सा गुण नहीं है। सबसे पहले कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। तो बताओ ये क्या ये गुण है, नहीं। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो है वो कैंसर कोशिकाओं में नहीं होता है, जबकि इसमें लिखा है, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया बेटा, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। किसका गुण नहीं है, ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन सामान्य कोशिकाओं का गुण है। कैंसर कोशिकाओं में क्या नहीं होता बेटा, कैंसर कोशिकाओं में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है। समझ गए। मेटास्टेसिस होती है, अनियंत्रित विभाजन होता है, एंजियोजेनेसिस होती है, ये सारी चीजें ठीक है बेटा, बता दिया ये। अब बात करते हैं अगले बात, दूसरा क्वेश्चन, इंटरफेरॉन किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं। मैंने आपको बताया था इंटरफेरॉन एक ऐसे रसायन होते हैं, ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट करती हैं। मान के चलिए कि हमारे शरीर में कोई कोशिका है, ये कोशिका का नाम ए दिया, इसके बगल में और भी बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। अब मान के चलो अगर एक कोशिका में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी वायरस अगर एक कोशिका में आ जाता है तो वो तो इन्फेक्ट हो गई, वो तो खत्म हो गई। तो वो क्या काम करती है, अपने सराउंडिंग यानी पड़ोसी कोशिकाओं को बचाने के लिए एक प्रोटीन का स्त्रावण करती है, और उन प्रोटीन को कहते हैं बेटा इंटरफेरॉन, जिससे ये पता लग जाता है पड़ोसी कोशिकाओं को इस कोशिका में वायरस इन्फेक्शन हो चुका है, और वो अपने आप को उससे बचा लेती है। तो बताइए इंटरफेरॉन क्या करता है, हमारी ऐसी कोशिकाएं जो वायरस द्वारा संक्रमित हैं, वो अपनी सराउंडिंग सेल्स यानी अपने पड़ोसी कोशिकाओं को बचाने के लिए एक प्रोटीन का स्त्रावण करती हैं, जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। तो बताओ बी कोशिकाएं, नहीं बेटा, बी कोशिकाएं क्या होती हैं, बताया था हमारे अंदर WBC होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट होती है बेटा, वो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, तो ये तो नहीं है। वायरस संक्रमित सेल, सही आंसर। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस ऐसी कोशिकाएं होती हैं बेटा जिन्हें हम भक्षकाणु कोशिकाएं कहते हैं, तो डायरेक्ट किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को खा सकती हैं या उनको मार सकती हैं। तो इसका आंसर ये भी नहीं हुआ। और लाल रक्त कणिकाएं, ये तो आंसर आंसर होता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं का हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में कोई यूज नहीं होता। ये तो हमारे अंदर क्या करती हैं, ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। विच इम्यूनोग्लोबिन इज मोस्ट अबंडेंट। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन क्या है। इम्यूनोग्लोबिन होता क्या है बेटा, इम्यूनोग्लोबिन का मतलब होता है बेटा आईजी। इम्यूनोग्लोबिन का मतलब होता है आईजी,
यानी इम्यूनोग्लोबिन ये एक प्रोटीन है। ये कौन सी प्रोटीन है? जिसे बेटा हम एंटीबॉडी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एंटीबॉडी। तो जो हमारी एंटीबॉडी हमारे अंदर जो होती है वो कौन सी प्रोटीन की बनी होती है? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन अब ये अनेक टाइप की होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीएम। तो इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है आईजीजी। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे तो बताओ ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो माँ के अपरा को पार करके बच्चे में स्थानांतरित हो जाती है? तो वो भी कौन सी वाली है बेटा? आईजीजी वाली होती है। साथ में अगर हम बात कर रहे हैं इसके अलावा कि भैया दूसरी अगर वो पूछ ले कि बताओ कौन सी एंटीबॉडी ऐसी है जो माँ के मिल्क में होती है, मदर मिल्क में? वैसे तो सारी की सारी एंटीबॉडी होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी में पाई जाती है माँ के मिल्क में, वो कौन सी होती है? आईजीए। वही अगर हम बात करते हैं एलर्जी के बारे में, तो एलर्जी के लिए जो होती है वो होती है आईजीई। इस तरीके से अलग अलग एंटीबॉडी का अलग अलग काम होता है। फिलहाल सबसे ज्यादा जो है वो आईजीजी। अब बात करते हैं एड्स वायरस अटैक। एड्स वायरस किस आधार, लिखा ना, किस पर आक्रमण करता है बेटा? तो मैंने आपको बताया था कि वायरस जो एड्स वाला होता है वो हमारे अंदर कुछ दूसरे तरीके से काम करता है। कौन से दूसरे तरीके से काम करता है? मैंने आपको एक एचआईवी की साइकिल भी बताई थी। कैसे? ये हमारी बेटा टी कोशिकाएं हैं। ये टी कोशिका में क्या काम करता है? जो हेल्पर टी कोशिकाएं हैं आप कह दो। तो इसका सही आंसर तो पहले कौन सा हो गया बेटा? टी कोशिकाएं। क्योंकि जो एचआईवी वायरस होता है वो हमारी टी कोशिकाओं को ही मारने का काम करता है। कैसे? ये वायरस मान के चलो ये है, ये वायरस सीधा हमारे सेल के अंदर जाएगा। अब वायरस पूरा नहीं जा पाता, वायरस के अंदर जो आरएनए होता है केवल वही जा पाता है। ये आरएनए बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यानी आरएनए से वापस क्या बना लेता है? डीएनए। जब इसका आरएनए से डीएनए बन जाता है तो ये अपने डीएनए को हमारी कोशिका के डीएनए के साथ में क्या कर देता है? अटैच कर देता है। हमारी कोशिका के डीएनए के साथ में अटैच होगा और इसकी क्या बना देंगे? इसकी बहुत सारी हमारी जब हमारा डीएनए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होगा तो ये वायरस भी क्या हो जाएंगे? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इस तरीके की सारी चीजें हो जाती हैं बेटा। जैसे ही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होंगे तो फिर क्या होगा बेटा? बहुत सारे वायरस बन जाएंगे। फिर ये क्या करता है? हमारी जितनी भी टी कोशिकाएं होती हैं उन सारी टी कोशिकाओं के अंदर बस्ट कर देता है। हमारी टी कोशिकाएं खत्म हो जाने की वजह से बेटा हमारी प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। अदर आंसर को देख ले बेटा। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, तो एंटीबॉडी बनाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। लाल रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र में कोई उपयोग नहीं करती हैं, और प्लेटलेट्स जो होती हैं बेटा वो खून का थक्का जमाने के काम आती है आपके में, तो है भी। अब अगला वाला बेटा लिखा है विच इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इनमें से कौन सा है बेटा जो गैर संक्रामक रोग है? अब संक्रामक रोग मैंने बताया था बेटा दो तरीके की बीमारियां होती हैं, एक कम्युनिकेबल एक नॉन कम्युनिकेबल, एक इन्फेक्शियस एक नॉन इन्फेक्शियस। तो ऐसी बीमारियां बेटा जिन्हें हम कहते हैं, आप कह सकते हो, जो एक से दूसरे में फैल सकती हैं, या किसी भी इन्फेक्शियस पर्सन से नॉर्मल पर्सन में जा सकती हैं, या कह सकते हो किसी भी संक्रामक से असंक्रामक में फैल सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? कम्युनिकेबल। लेकिन जो किसी से एक दूसरे में नहीं फैल सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? असंक्रामक यानी नॉन कम्युनिकेबल। तो जैसे टीबी, अब देखना टीबी क्या है बेटा? टीबी तो संक्रामक है, किसी एक को टीबी है दूसरे को टीबी हो सकती है, कोई भी समस्या नहीं है। टाइफाइड तो बेटा गंदा पानी भोजन से ये भी एक से दूसरे में चली जाएगी। मलेरिया ये भी मच्छर के भाग के जरिए एक से दूसरे में चला जाएगा, मच्छर के जरिए। इन कौन सा? डायबिटीज, ये एक आनुवांशिक रोग है, जो मम्मी पापा से बच्चे में जाता है, किसी एक दूसरे में स्थानांतरित नहीं हो सकता। यहाँ पर असंक्रामक रोग कौन सा हो गया बेटा? डायबिटीज यानी मधुमेह। अब अगर बात करते हैं द वेक्टर ऑफ डेंगू इज, डेंगू का वाहक कौन है? मैंने बताया था डेंगू होता किससे है बेटा? डेंगू एक वायरस से होता है, और उस वायरस का नाम है बेटा फ्लैवी वायरस। अगर कोई कहे सर फिर मच्छर का क्या रोल है, तो बेटा उस मच्छर के ऊपर क्या होता है? ये वायरस परजीवी होता है, और वो मच्छर में भी स्पेसिफिक है बेटा। उस मच्छर का नाम होता है एडीज एजिप्टी। उस मच्छर का क्या नाम है बेटा? एडीज एजिप्टी। जैसे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा किसके? मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। वो एनाफ्रीज मच्छर उसको क्या करता है बेटा? एक से दूसरे में फैलाता है। हर मच्छर का जो है, आप कह सकते हो कि जो है हर बीमारी, जैसे मलेरिया हुई, मलेरिया का प्लाज्मोडियम हो गया, या फिर हमारा डेंगू का जो वायरस है, वो अलग अलग मच्छरों के ऊपर परजीवी हो सकते हैं। तो आप कह सकते हो सबसे पहले तो जो एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है,
एनाफ्लीज मच्छर वो किसको स्थानांतरित करता है बेटा, वो करता है बेटा हमारे किसको, मलेरिया को। तो वहीं अगर हम बात करते हैं इसके अलावा कि क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये इसे टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, वो अलग है, ठीक है। साथ में क्या बात करते हैं, डेंगू किससे होता है बेटा, एडिस एजिप्टी से। हाउस फ्लाई मक्खी तो इससे नहीं करती, मक्खी से स्थित, तो इसमें कौन सा होता है ये। अब बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसीज अकर्स ड्यू टू, स्वप्रतिरक्षित रोग किस कारण होते हैं। बेटा स्वप्रतिरक्षा विकार क्या होता है, पहले ये समझ लो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जिनमें कोई भी बीमारी, ऐसी बीमारियां जिसमें हमारा शरीर, वैसे सामान्य क्या होता है, सामान्यता हमारा शरीर अपनी और दूसरे की कोशिकाओं यानी पराई कोशिकाओं में फर्क करना जानता है। हमारा जो बॉडी होती है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकती है, पहचान सकती है। लेकिन जब हमारी बॉडी में ये इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, ये एबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो अपनी और दूसरे की कोशिकाओं में डिफरेंस नहीं कर पाता और वो अपनी ही कोशिकाओं पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है अपनी ही बॉडी की सेल्स को मारने लगती है। इसे हम स्वप्रतिरक्षा विकार या इसे हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या इसमें कमजोर प्रतिरक्षा होती है, नहीं। क्या इसमें बेटा इम्यून सिस्टम स्वयं का आक्रमण, हाँ ये एकदम सही आंसर है। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी पर अटैक कर देता है। एंटीबॉडी की कमी हो जाती है, बिल्कुल नहीं बेटा। आरबीसी का तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसमें बात किया जाए सबसे सही आंसर कौन सा वाला है बेटा, कि हमारा जो शरीर पर जो है हमारी बॉडी खुद ही अपनी बॉडी पर क्या कर लेती है, अटैक कर लेती है, ऐसी कंडीशन। चलो बेटा अब बात करते हैं इसके अलावा। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, हिस्टामिन इज रिलीज ड्यूरिंग, हिस्टामिन कब निकलता है। तो लिखा रहता है बेटा हिस्टामिन कब निकलता है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर जब एलर्जी होती है, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, अगर उनमें क्या हो जाता है बेटा, एलर्जी वाले सिम्टम्स होते हैं, तो वो क्या काम करती हैं, हिस्टामिन जैसे क्या करती हैं, पदार्थ निकालती हैं जो हमारे अंदर इरिटेशन, जो कि हमारे अंदर जलन, ये सारी चीजें पैदा कर देती हैं। ये जरूरी है, हाँ हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। मान के चलो कोई हमें काट ले और हमें पता ना चले, तो हमारी बॉडी को डैमेज हुआ है उस जगह पे कैसे पता लगाती है, तो बॉडी वहां पर स्वेलिंग कर देती है, इचिंग होने लगती है, जलन होने लगती है। ये सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं, ये या तो सारी चीजें होंगी कि कोई जिसने काटा है उसका कोई एसिड वगैरह हमारे अंदर रह गया, जहर वगैरह वो, या फिर मान के चलो वहां अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है। अब ऐसे हमारी बॉडी को जैसे मान के चलो उंगली में कोई समस्या हो गई, अगर बॉडी में दर्द ना हो तो हम कभी ध्यान ही नहीं देंगे। चक्कर ये तो दर्द वगैरह क्यों, स्वेलिंग वगैरह क्यों आ जाती है, क्योंकि वो हिस्टामिन वगैरह सीक्रेट करता है। तो आप कह सकते हैं हिस्टामिन किसकी वजह से होता है, जब एलर्जी होती है तो एलर्जी वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं बेटा, वो हिस्टामिन सीक्रेट करती है। इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन है वो उस बेस पर करती है, तो ये तो नहीं हो सकता संक्रमण। कैंसर कोशिकाओं में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और टीकाकरण का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि टीकाकरण में तो क्या होता है, कमजोर वायरस या बैक्टीरिया कहाँ डालते हैं बेटा, बॉडी के अंदर, जिससे हमारी बॉडी उनसे लड़ना सीख जाए। तो हिस्टामिन कब निकलता है, ये निकलता है बेटा एलर्जी के टाइम, जिसके हिस्टामिन का इफेक्ट को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स वगैरह हम दवाइयां देते हैं। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा ड्रग एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक है। तो हमने आपको पढ़ाया था बेटा कि सबसे पहले कौन से, एक ओपियोइड ड्रग पढ़ाया था, ओपियोइड फिर हम 3 तरीके के पढ़े थे, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, कोका एल्कलॉइड। ओपियोइड वाले में सबसे पहले बताया था मैंने आपको मॉर्फिन, जो क्या काम करता है, जो क्या होता है बेटा, जो दर्द निवारक होता है। एक तरीके से ऑपरेशन वगैरह के बाद में कौन सा ड्रग दिया जाता है, मॉर्फिन, जिसकी वजह से दर्द नहीं होता है। तो दर्द निवारक में से कौन सा हो जाएगा, मॉर्फिन। अभी अलग अलग है बेटा, पेनिसिलिन ये तो एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है। एस्पिरिन ये भी, क्विनिन क्या होता है, क्विनाइन ड्रग जो होता है वो मलेरिया में यूज किया जाता है जनरली। तो हमारा मॉर्फिन ड्रग अकेला ऐसा है जो किसमें यूज किया जा रहा है, तो दर्द निवारक है, ओपियोइड ड्रग एक तरीके से। एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है, एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिजा, पीसीआर, ये ऐसे टेस्ट हैं जो एड्स के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए किया जाता है, एड्स। अब एड्स कौन से वायरस से होता है बेटा, एचआईवी से। इसका सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, एचआईवी। मलेरिया में ये नहीं होता है, मलेरिया का तो बेटा ब्लड टेस्ट से करवाना पड़ता है। उसके अलावा कौन सा होता है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, टीबी लंग्स की, फेफड़ों की डिसीज है, इसमें एलिजा यूज नहीं किया जाता। डायबिटीज ये आनुवांशिक रोग है जिसमें हमारी बॉडी में शुगर लेवल क्या हो जाता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसमें क्या है, एचआईवी वायरस की पहचान करने के लिए। अब बात करते हैं विच इज नॉट ए वेक्टर बोर्न डिसीज, कौन सी वाहक जनित रोग नहीं है। सबसे पहले बेटा जो इनमें से एक से दूसरे में मतलब एक से दूसरे में स्थानांतरित नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको यह बताना है
जो एक से दूसरे में नहीं फैल रहा है वो कौन सी बीमारी है? देखो, विच इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिसीज, वाहक के जरिए नहीं जाता है, डायरेक्ट फैल जाता है। जैसे मलेरिया है बेटा, देखो मलेरिया वाहक वाला रोग है। क्यों? क्यों बेटा? इसका वाहक कौन है? इसका वाहक प्लाज्मोडियम, इसका वाहक ये होता है तो प्लाज्मोडियम से, इसका वाहक मादा एनाफ्लीज यानी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, जिससे एक से दूसरे में फैल जाता है। डेंगू, डेंगू भी बेटा वाहक है, इसमें एडिस एजिप्टी मॉस्किटो होता है, वो एक से दूसरे में फैलाता है। फिर बात करते हैं किसके बारे में, फिर आता है बेटा हमारा ट्यूबरक्लोसिस, और कौन सा आता है बेटा? फाइलेरियासिस। एक कौन सा होता है बेटा? ट्यूबरक्लोसिस, और एक होता है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस से बताया था मैंने, एक मच्छर के जरिए जो क्या काम करता है, किसी एक से दूसरे में फैल जाता है। जैसे हाथी पांव रोग हो जाता है, वो भी किसके जरिए फैलता है? एक मच्छर से, एक मच्छर के काटने से किसी दूसरे में फैल गया। लेकिन अगर बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस से टीबी, ये डायरेक्ट फैल जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट मारने से, मुझे अगर टीबी है तो मैंने चीखा, उसके ड्रॉपलेट किसी दूसरे ने इनहेल कर लिया, उसके अंदर चले गए तो उसे टीबी हो जाएगी, लेकिन इसमें किसी वाहक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ट्यूबरक्लोसिस। देखा, पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शामिल है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है बेटा? तो मैं बता देता हूं कि हमारे अंदर दो तरीके की प्रतिरक्षा होती है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी को एंटीबॉडी बनाने की जरूरत पड़ती है, हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बनाती है, उसे कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। लेकिन जिसमें हमारी बॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी अंदर लेती है, जिसमें बाहर से बना के कृत्रिम रूप से बनी हुई एंटीबॉडी हम अपने अंदर डालते हैं, या किसी दूसरे के शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी डायरेक्ट हमारे अंदर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम निष्क्रिय यानी पैसिव प्रतिरक्षा बोलते हैं। जिसमें हमारी बॉडी ही बनाती है उसे हम सक्रिय कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, निष्क्रिय वाले में बात कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मेमोरी कोशिकाएं, तो मेमोरी कोशिकाएं बेटा किसमें आएंगी? सक्रिय वाले में। क्योंकि हमारी बेटा मेमोरी कोशिकाएं हैं, वो क्या याद रखती हैं? वो ये याद रखती हैं बेटा कि भैया कौन सा बैक्टीरिया पहली बार आया है, कौन सा दूसरी बार। जब पहली बार आता है तो उसके खिलाफ हम एंटीबॉडी बना लेते हैं, फिर जब दूसरी बार आता है तो उसी एंटीबॉडी को यूज करके हम उसे मार देते हैं। तो इसमें भी हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई तो सक्रिय वाला हो गया। दूसरा वाला एंटीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड, हाँ ये सही आंसर है। बाहर से एंटीबॉडी बनी बनाई आ जाए, चाहे माँ के दूध से आ जाए, ठीक है, या इसके अलावा कैसे मदर मिल्क में नहीं मिल रही है तो बाहर से हमने क्या किया बेटा, जिसे हम एंटीवेनम सीरम वगैरह होते हैं, एंटी टेटनस सीरम होता है, डायरेक्ट लगा देते हैं, जिससे उसमें क्या होती है बेटा? एंटीबॉडी होती है। टी कोशिकाओं के एक्टिवेशन नहीं बेटा, क्योंकि हमारी टी कोशिकाएं जो होती है वो एक्टिव होगी तो खुद ही एंटीबॉडी बनाने में मदद करेंगी, लेकिन बाहर से बनी हुई एंटीबॉडी नहीं लेगी। वैक्सीन किसमें आती है? वैक्सीन में बेटा सक्रिय में आती है, क्योंकि वैक्सीन में बेटा होता क्या है? वैक्सीन में हमारे हुए मरे हुए या कमजोर बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी को दिए जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी बनाना धीरे 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 सीख जाती है। तो इसमें भी हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। जिसमें हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बना रही है उसे कहते हैं कौन सी प्रतिरक्षा? सक्रिय। जिसमें बाहर से बनी बनाई लेते हैं उसे कहते हैं निष्क्रिय। अगला वाला, विच पैथोजन कॉज रिंग वॉर्म, दाद किससे होती है? तो बताया था जितने भी हमारे दाद, खाज, खुजली, ये सब फंगाई से होते हैं, कवक से होते हैं। ये सब किससे होते हैं? फंगाई यानी कवक से। इसमें हमें अदर ऑप्शन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वायरस से होता नहीं है, बैक्टीरिया से नहीं होता, क्योंकि वायरस से कौन होता है? वायरस से जैसे हमारा डेंगू हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि और भी हमारे जो राइनो वायरस है, सर्दी खांसी जुकाम होता है, एड्स से वायरस वाले। बैक्टीरिया में टाइफाइड, निमोनिया, ये सब में बैक्टीरिया हम पढ़े थे। कवक वाले कौन सा था? जो दाद खाज होते हैं कवक वाले होते हैं, फंगाई वाले। प्रोटोजोआ किससे होता था बेटा? मलेरिया है जो प्रोटोजोआ वाला। ऑन्कोजीन क्या है बेटा? तो ये एक ऐसी जीन है बेटा, ऑन्कोजीन, ऑन्कोजेनिक वायरस। अगर ध्यान से सुना हो तो ये टर्म हमने बेटा कैंसर के लिए उपयोग किया था। ऑन्कोजेनिक वायरस या ऑन्कोजीन, ये सब हमने किससे यूज किया था? ये सब के सब बेटा हमने कैंसर वाली जीन से रिलेटेड है। तो ऑन्कोजीन क्या होती है? ऐसी जीन बेटा जो कि हमारे अंदर कैंसर कर देती हैं, हमारे अंदर ट्यूमर कर देती हैं। तो ऐसी जीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑन्कोजीन। और ऐसे कई वायरस भी आते हैं जो इस जीन में परिवर्तन कर देते हैं। नॉर्मल जो हमारी नॉर्मल जीन होती है वो प्रोटो ऑन्कोजीन होती है, जिस कैंसर नहीं करती, लेकिन जब वो ऑन्कोजीन में परिवर्तित हो जाती है तो इसका मतलब वो कैंसर कर देती है। तो इसका मतलब कैंसर को खत्म कर रही है, ट्यूमर सप्रेसिंग नहीं, कैंसर उत्पन्न करने वाली है, बिल्कुल सही। एंजाइम और हार्मोन से तो इसका कोई लेना देना है। अब बात करते हैं विच ड्रग इज हेल्यूसिनेशन, औषधि मति भ्रम उत्पन्न करती है। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है भ्रम उत्पन्न कर देना। जैसे मान के चलो हम जो सोच रहे हैं वही हमें दिखाई दे रहा है, भ्रम उत्पन्न कर देती है, हेल्यूसिनेशन कर देती है। ठीक है, जो ज्यादा बड़े बड़े ड्रग होते हैं वो क्या काम करते हैं बेटा?
वो केवल यही काम करते हैं कि भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। जैसे लोगों को जो चाहिए, जैसे किसी को अगर अंदर से चाहिए कि नहीं आज हम बहुत परेशान है, हमारे पास पैसे की कमी है, तो उसके पास पैसे ही पैसा, तो भले ही उसके पास ना हो लेकिन भ्रम से ऐसा हो जाएगा कि उसके आसपास पैसे ही पैसा है, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं, भ्रमकारी दवाई होती है। अब भ्रम किससे हो जाता है बेटा, तो बताओ। भ्रम के लिए मैंने आपको बताया था ज्यादातर जो दवाइयां होती हैं जो भ्रम करती हैं वो बेटा जाके कोका एल्कलॉइड में आती है। इसमें आती है कोका। 3 तरीके के ड्रग बताए थे, एक ओपियोइड, एक कैनाबिनॉइड, एक कोका एल्कलॉइड। तो जितने भी इनमें से क्या होते हैं बेटा, कोका एल्कलॉइड वाले होते हैं, अगर वो ज्यादा मात्रा में लिए जाएं तो वो क्या करते हैं बेटा, भ्रम पैदा कर देते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे धतूरा वगैरह, ये भी क्या काम कर देते हैं बेटा, ये भी आसानी से भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसमें देखो, तो सबसे पहले क्या है, अब इसमें बात करते हैं, तो मॉर्फिन जो दर्द निवारक है ये बेटा हो नहीं सकता, ठीक है। मॉर्फिन से ही हमने क्या बनाए थे बेटा, हेरोइन बनाई थी, तो ये भी भ्रम उत्पन्नकारी नहीं होती है। अब बचा क्या बेटा, कोकीन और एलएसडी। एक कोकीन और एक क्या बचती है बेटा, एलएसडी। लेकिन जो हमारी कोकीन होती है वो किस में आती है बेटा, आप कह सकते हो, ठीक है। जो कोकीन, कोक, ये सब आते हैं नहीं आते हैं, तो ये जो होते हैं बेटा, ये क्या काम करते हैं, चीजों को बढ़ा देते हैं, हमारे जो हार्ट बीट वगैरह इनको। लेकिन ये क्या होते हैं, ये सामान्य मात्रा में क्या करते हैं, भ्रम उत्पन्न नहीं करते हैं। इनमें से सही आंसर कौन सा है बेटा, एलएसडी। एलएसडी ड्रग लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, जो भ्रमकारी होते हैं, जो भ्रम को उत्पन्न कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेटा, वैक्सीनेशन प्रोवाइड, टीकाकरण क्या प्रदान करता है। अभी मैंने आपको बताया था टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो जो वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण होता है बेटा, तो वैक्सीनेशन में कोई दवाई नहीं होती है, टीकाकरण में हमारे अंदर कोई दवाई नहीं डाली जाती है। टीकाकरण में हमारे अंदर वो कमजोर बैक्टीरिया या वायरस डाले जाते हैं जिनसे हमारी बॉडी लड़ना सीख जाए। आप ऐसा कह सकते हो, कोई भी लड़के को तलवार चलानी सीखनी है तो ओरिजिनल लोहे की तलवार से नहीं सिखाते, क्योंकि वो कट भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लकड़ी की तलवार से सिखाते हैं, फिर बाद में लोहे की देते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है कि इसमें क्या होता है बेटा, वैक्सीनेशन जो होता है वो हमारे अंदर कमजोर बैक्टीरिया वायरस को डाला जाता है जिससे हमारी बॉडी उससे लड़ना सीख जाए, उसके लिए एंटीबॉडी बना ले, जिससे जब अगली जो ओरिजिनल है, जो सही वायरस हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आए तो बॉडी उसके लिए आसानी से तैयार रहे। तो इसके लिए हमें कौन सी प्रतिरक्षा देता है बेटा, सक्रिय प्रतिरक्षा। और सक्रिय में भी एक बार होता है, हमारी बॉडी अपने आप बना रही है, हम बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं मानव द्वारा, इसलिए कृत्रिम है। और कृत्रिम में भी कौन सी है बेटा, सक्रिय प्रतिरक्षा है। इसका मतलब निष्क्रिय है नहीं। सक्रिय इम्यूनिटी बिल्कुल सही है, कृत्रिम यही वाली है। नेचुरल प्रतिरक्षा गलत, नेचुरल नहीं है। जेनेटिक आनुवांशिक भी नहीं है। तो कौन सी है, आनुवांशिक का मतलब होता है मम्मी पापा से बच्चों में आ जाए। प्राकृतिक यानी अपने आप आ जाए, वो भी नहीं है, हमने वैक्सीन दी है। तो कृत्रिम वाली है और वो भी सक्रिय प्रतिरक्षा। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ एड्स। इनमें से कौन सा एक एड्स का सिम्टम नहीं है, इनमें से कौन सा एक एड्स का लक्षण नहीं है। अब एक बार बताओ, मैंने आपको एड्स में बताया था एड्स कोई बीमारी नहीं है जिसके सिम्टम हो, वो बहुत सारी बीमारियों का समूह हो सकता है जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें सिंपल सी बात है बेटा, इसमें वेट लॉस होता है, वजन घटने लगता है, बिल्कुल सही बात है। एड्स वाला जो होगा उसका वजन तुरंत 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 घटने लगेगा। लिखा है बार बार इन्फेक्शन होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि एड्स का वायरस जो होता है बेटा वो क्या काम करता है, एड्स का वायरस जो होता है वो हमेशा बार बार इन्फेक्शन करवाता है दूसरे में। और वो बार बार इन्फेक्शन करवा के क्यों, क्योंकि एड्स के वायरस ने इम्यूनिटी कमजोर कर दी, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर कर दिया। जैसे इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हुआ तो अपने आप बार बार इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये भी एड्स में होता है। उसने पूछा कौन सा लक्षण नहीं है, हाई आरबीसी काउंट, क्या ब्लड बढ़ेगा, नहीं, ब्लड कम होगा। इसका मतलब ये गलत है, इसलिए यही सही आंसर है। बुखार आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कौन सा लक्षण नहीं है, उसमें ब्लड बढ़ेगा नहीं, वो क्या होगा, कम होगा। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर, प्राथमिक लिम्फॉइड अंग कौन से हैं। मैंने बताया था ऐसे अंग जिनमें लिम्फोसाइड बनते हैं, मैच्योर होते हैं, उन्हें हम लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। केवल हमारी अस्थि मज्जा, केवल हमारी बोन मैरो जो हड्डियों के अंदर होती है, और साथ में कौन सा होता है बेटा, हमारी थायमस ग्रंथि, ये प्राथमिक में आते हैं। बाकी सारे के सारे कौन से अंग होते हैं, द्वितीय। बताया था केवल हमारी बोन मैरो और थायमस जो हमारे हैं ये प्राथमिक अंग होते हैं, बाकी कौन से होते हैं, द्वितीय। तो स्प्लीन किसमें आएगी बेटा, द्वितीय अंग में। लसिका ग्रंथियां किसमें आएंगी बेटा, द्वितीय अंग में। प्राथमिक कौन सा, अस्थि मज्जा और थायमस, सही अंग कौन सा है, ये भी किसमें है बेटा, टॉन्सिल्स वगैरह, पेयर्स पैचेस, सब किसमें आते हैं, द्वितीय अंग। केवल अस्थि मज्जा और कौन सा बेटा, ये थायमस। ठीक है। एंटीबॉडी आर अफेक्टिव अगेंस्ट, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट काम करती हैं ज्यादातर, एंटीबायोटिक है। अच्छा, एंटीबायोटिक दवाइयां, तो मैंने बताया था जितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयां हम यूज करते हैं वो केवल और केवल बैक्टीरिया के खिलाफ असर करती है। क्यों,
ज्यादातर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ असर इसलिए करती हैं क्योंकि एंटीबायोटिक में होता है वो ज्यादातर क्या काम करते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं, आप कह सकते हो ऐसे ड्रग होते हैं जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को क्या कर देते हैं, घोल देते हैं। और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति घुल जाएगी तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इस तरीके से बेटा बैक्टीरिया के ऊपर कोशिका भित्ति होती है और वो सबसे ज्यादा किस पर असर करते हैं बेटा, बैक्टीरिया पर। क्योंकि कवक जो है, कवक से ही तो प्राप्त की थी हमने सबसे पहले पेनिसिलिन, और वही कवक से हमने किसको मारने के लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो बेटा जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किस पर असर करती हैं बेटा, केवल और केवल बैक्टीरिया। अब करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कार्सिनोजन। ऐसे पदार्थ जो बेटा कैंसर को प्रेरित करते हैं, ऐसे पदार्थ जो कैंसर को प्रेरित करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा कार्सिनोजन। जो कैंसर करते हैं उन्हें हम कार्सिनोजन कहते हैं। जैसे जैसे आप कह सकते हो इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कैंसर करेंगी। तो सबसे पहले निकोटीन, निकोटीन से कैंसर होता है भैया, बिल्कुल कहते हैं तंबाकू से कैंसर होता है। और तंबाकू में क्या होता है बेटा, निकोटीन होता है। और तंबाकू में निकोटीन होता है, इसका मतलब तंबाकू से क्या होगा, कैंसर होगा। शराब पीने से कैंसर हो जाता है, तो शराब पीने से कैंसर नहीं होता है। लेकिन फिर भी बताते हैं कि अगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें अल्कोहलिक सब्सटेंस कैंसर को इंड्यूस कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, वैसे अल्कोहल क्या नहीं करता बेटा, अल्कोहल कोई भी ऐसे कैंसर इंड्यूस डायरेक्टली नहीं करता। बेंजीन, हाँ बेंजीन एक केमिकल है जो क्या काम कर सकता है बेटा, जो हमारे अंदर कैंसर कर सकता है। तो दो आंसर सही है, इसलिए हम कौन सा लगा देते हैं, ऑल ऑफ दी। अब मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, अब बताओ स्मृति कोशिकाएं कब बनती हैं बेटा। हमारे अंदर मेमोरी में तब याद रखेगा जब हमारी बॉडी उससे किसी में पहली बार कांटेक्ट में आएगी। जैसे मान के चलो कोई भी बैक्टीरिया अभी तक हमारी बॉडी में संपर्क में नहीं आया तो हमारी बॉडी उसको याद नहीं रखेगी, हमारी बॉडी में उसके लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी। हमारी बॉडी में स्मृति कोशिकाएं, याद रखने वाली कोशिकाएं तब याद रखती हैं जब वो पहली बार आया, हमारी बॉडी ने उससे लड़ाई की, अब वो याद रख लेगा हाँ ये बैक्टीरिया आ चुका। जब वो दूसरी बार आएगा तो उसको मारने के लिए वही एंटीबॉडी दोबारा से प्रयोग की जाएंगी। अब एक बार बताओ, एंटीबॉडी कोशिकाएं बनती तो है प्राथमिक प्रतिक्रिया के दौरान, लेकिन काम कब करती हैं बेटा, वो द्वितीयक प्रतिक्रिया के दौरान। तो अगर हम मेमोरी कोशिकाओं को देखें, अगर हम किसको देखें बेटा, जितनी भी हमारी स्मृति कोशिकाएं हैं वो कब बनती हैं बताओ, प्राथमिक प्रतिक्रिया के दौरान, लेकिन काम कब करती हैं, द्वितीयक के दौरान। इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, केवल बनने का पूछा है तो कब बनेंगी प्राथमिक कोशिकाएं, जो बनेंगी बेटा प्राथमिक यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स में, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में नहीं बनेंगी, और दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब बात करते हैं बेटा विच डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है बेटा जो बैक्टीरिया से होती है, इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है बेटा जो बैक्टीरिया से होती है। सबसे पहला है मीजल्स यानी खसरा, ये बेटा वायरस से होता है। फिर मैंने बताया ट्यूबरक्लोसिस, तो ये बेटा बैक्टीरिया से ही होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम है इसका। एड्स ये भी किससे होता है बेटा, वायरस से, अभी बताया था। और डेंगू किससे होता है, फ्लेवी वायरस से, ये भी। फिर में से टीबी जो है वो कौन से होते हैं बेटा, बैक्टीरिया से। आसान से क्वेश्चन है। ओपियोइड आर ऑब्टेन्ड बाय, बताओ आ गया ड्रग्स, ओपियोइड ड्रग्स किससे मिलता है बेटा, इस पौधे का नाम बताओ। कैनाबिनॉइड मिलते हैं कैनाबिस सटाइवा से, तो पहला तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कैनाबिनॉइड है, कैनाबिस सटाइवा प्लांट से मिलता है। पॉपी प्लांट इससे मिलता है, बिल्कुल सही बात है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम। उसी से क्या मिलता है बेटा, हमें ओपियोइड ड्रग मिलते हैं, मॉर्फिन वगैरह। तंबाकू इससे निकोटीन मिलती है, कॉफी तो हमारे लिए कैफीन देती है। तो इसमें सही आंसर कौन सा वाला हो जाएगा बेटा, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ऑर्गन किस पे अफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस सिंपल सी बात है, हेपेटाइटिस बी किसमें असर करता है बेटा, वो केवल और केवल लीवर में असर करता है, बाकी और किसी में असर नहीं करता है। जो हमारा हेपेटाइटिस है वो किसमें असर करेगा बेटा, केवल और केवल लीवर में असर करेगा। तो हार्ट में असर नहीं करेगा, किडनी में नहीं करेगा, और ब्रेन में। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि हेपेटाइटिस में हमारी जो लीवर कोशिकाएं होती हैं, ये जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस होता है लीवर की कोशिकाओं में जाके क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, जिससे हमारा लीवर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का, समझ गए, हृदय से इसका, किडनी का और मस्तिष्क का कोई लेना देना नहीं। अब अगर बात करते हैं बेटा विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। अच्छा, दो तरीके की प्रतिरक्षा होती है हमारे अंदर, एक तो होती है जन्मजात प्रतिरक्षा जिसे इन्नेट कहते हैं, एक होती है जन्म के बाद विकसित होती है जिसे हम उपार्जित यानी एक्वायर्ड कहते हैं। तो एक एक्वायर्ड डिसीज होती है, एक होती है इन्नेट। तो इनमें से बेटा कौन सा जन्मजात नहीं है, एक बार बताओ। सबसे पहली बात की इसमें त्वचा, त्वचा बेटा हमें जन्म से ही मम्मी पापा से हमें मिलती है,
जो क्या काम करती है, बैक्टीरिया वायरस किसी को भी डायरेक्ट अंदर जाने से रोकती है। इसका मतलब ये जन्मजात है, ये जन्मजात है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। दूसरा म्यूकस, हमारे अंदर जो म्यूकस निकलता है जो श्लेष्मा होता है वो क्या काम करता है, बैक्टीरिया वगैरह को अंदर नहीं जाने देता, रोक देता है, तो इसलिए बेटा क्या होता है, तो इसका मतलब म्यूकस भी क्या है बेटा, जन्मजात प्रतिरक्षा है, तो ये भी आंसर नहीं। तीसरा होता है बेटा क्या, एंटीबॉडीज। बेटा एंटीबॉडी हमारे अंदर शुरुआत से नहीं बनती है, एंटीबॉडी हमारे अंदर तभी बनती है बेटा जब कोई हमारे कांटेक्ट में कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाए, तब बॉडी उससे लड़ना सीखती है, तब उसके लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, एंटीबॉडी। फैगोसाइटिक कोशिकाएं हमारे पास पहले से होती हैं जो किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को डायरेक्ट खाती है, समझ गए। तो जन्म के बाद बनती है वो क्या होती है बेटा, एंटीबॉडी। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है बेटा, इनमें प्रोटोजोआ से होती है मलेरिया, अभी बता के आ रहे हैं बेटा। तो उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम। उस प्रोटोजोआ का क्या नाम था बेटा, प्लाज्मोडियम। इन्फ्लुएंजा ये भी नहीं होता है, टीबी ये भी बैक्टीरिया से होता है, दाद ये भी किससे होती है, कवक से होती है, रिंगवॉर्म वगैरह, समझ गए कि नहीं। मलेरिया। अब बात करते हैं बेटा, विच स्टेज ऑफ मलेरिया इन्फेक्ट लीवर, हमारे लीवर में ये कौन सी, तो मलेरिया की हमने पूरी लाइफ साइकिल पढ़ाई थी आपको। मलेरिया की जब पूरी की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ाई थी तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम हमारे अंदर आता है, और हमारे अंदर आके सबसे पहले वो लीवर की कोशिकाओं में जाता है, और लीवर की कोशिकाओं में जाके इन्फेक्शन कर देता है, और अपनी संख्या अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाता चला जाता है। तो मैंने आपको बताया था उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब वो हमारे अंदर इन्फेक्शन करते हैं उसे कहते हैं स्पोरोजॉइट्स। वैसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्पोरोजॉइट्स। तो स्पोरोजॉइट्स कंडीशन कौन सी होती है, स्पोरोजॉइट कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें ये हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर आके क्या करता है, हमारे लीवर में इन्फेक्शन कर देता है। उसके बाद फिर वो जाके जाता है जो हमारे आरबीसी को फाड़ देता है, उसमें से हीमोजॉइन निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मीरोजॉइट्स। क्या बोलते हैं, मीरोजॉइट्स। फिर हमने बताया फिर उसमें क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है, मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं, तो उसे हम कौन सा जॉइट बोलते हैं, उसे हम गैमीटोजॉइट। तो हमारे अंदर इन्फेक्शन किसमें हुआ बेटा, हमारे अंदर इन्फेक्शन हुआ बेटा स्पोरोजॉइट कंडीशन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, द्वितीयक प्रतिरक्षा कैसी होती है। मैंने आपको एक ग्राफ बताया था बेटा, ऐसा ग्राफ सिखाया था कि प्राथमिक प्रतिरक्षा ऐसी होती है इसमें टाइम ज्यादा लगता है लेकिन रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, ये रिस्पॉन्स मान लो और ये टाइम मान लो, तो आपको। लेकिन दूसरी वाली जब दूसरी बार वही बैक्टीरिया आता है, बॉडी पहले से तैयार है, तो उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा होता है लेकिन टाइम बहुत कम लगता है। तो द्वितीय प्रतिरक्षा जो रिस्पॉन्स आता है, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है बेटा, वो बहुत तेज और आप कह सकते हो बहुत कम समय में होता है। तो धीमा होता है, गलत। तेज और प्रबल जल्दी होता है, सही बात है। कमजोर होता है, गलत। अनुपस्थित होता है, ये भी गलत। जैसे आपसे कोई पहली बार लड़ने आए तो आपको पता है कम भैया टाइम भी लग सकता है, उससे जीतने में हो सकता है कि नहीं कर पाओ चीजें, लेकिन अगर वही दूसरी बार आ गया तो आपको पता है ऐसे किस ट्रिक से हराना है। विच बैक्टीरियम इज यूज्ड टू सीवेज ट्रीटमेंट, अब इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जिसका उपयोग हम बाहित मल उपचार में करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट यानी क्या, सीवेज मतलब जो हमारे घरों से गंदा नाला वगैरह पानी वगैरह निकलता है, ये सब इनका ट्रीटमेंट करके इसका पानी को हम प्योर करते हैं। इसी को तो हम क्या बोलते थे बेटा, एसटीपी। इसी को हम क्या बोलते थे, एसटीपी। एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ऐसे क्या बोलते थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें क्या होता है बेटा, एसटीपी। और इसी एसटीपी के जरिए हम जो हमारे गंदा पानी है, बेकार पानी है, उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। अब इनमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं, तो सबसे पहले समझ लो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, नाइट्रोसोमोनास। तो बेटा मैंने अगर आपको ध्यान से पढ़ाया होगा तो ध्यान से प्रोसेस में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि सबसे जो गंदा पानी आता है, आप समझ लो, उसको पहले तो हम सेटलिंग टैंक वगैरह में डाल देते हैं, अगर आपको याद हो तो, जिससे पानी नीचे बैठ जाता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है, उसका फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। ये तो हमारा प्राथमिक हो जाता है। प्राथमिक उपचार, दो तरीके के उपचार थे इसमें, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। सबसे पहले नाले का पानी आया, उसमें हम क्या कर लेते हैं बेटा, उसमें जाली लगाकर हम छान लेते हैं चीजों को, जिससे बड़ी बड़ी चीजें रह जाती हैं ये, और साथ में दूसरा बड़ा से टैंकर में डाल देते हैं, जिससे मिट्टी कीचड़ वगैरह नीचे रह जाता है। तो इसमें हमने किसी भी बैक्टीरिया वगैरह का उपयोग नहीं किया, तो इसमें कोई भी केमिकल परिवर्तन नहीं आया, इसलिए बेटा इसे प्राथमिक उपचार। यहाँ से निकले हुए पानी को हम डाल देते हैं एक टैंकर में, जिसमें बेटा ऑक्सीजन लगा रहता है, ऑक्सीजन वाला पाइप आता है, और साथ में यहाँ पर क्या होता है बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया यानी ऑक्सीजन करने वाले बैक्टीरिया डले होते हैं।
जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे इस पानी की बीओडी कम हो जाती है। बीओडी मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे कौन कम करता है बेटा, ऑक्सीजन करने वाले बैक्टीरिया यानी एरोबिक बैक्टीरिया। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, एरोबिक। ये नाइट्रोसोमोनास तो बेटा हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। राइजोबियम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ये भी नहीं है। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाता है, ये भी। इसमें कौन से बैक्टीरिया होंगे बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया। अगला वाला, विच फंगस इज यूज्ड टू सिट्रस एसिड। अब बताओ, मैंने बताया था आपको कि सिट्रिक एसिड के उसमें कौन सा बेटा यूज होता है, तो मैंने आपको बताया बाकी जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया से मिलते हैं। हमने एसिड वगैरह आपको पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, सब में बैक्टीरिया होते हैं और उनके नाम उस एसिड से मिलते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड बोलो तो लैक्टो एसिडोफिलस बैक्टीरिया, मिल रहा है नाम कि नहीं मिल रहा है। जैसे वहीं अगर आप कोई से भी ले लो, ठीक है। अब लेकिन यही बात करते हैं सिट्रिक एसिड, तो बेटा ये फंगाई से मिलता है, कवक से मिलता है, लेकिन इसका नाम इससे मिलता जुलता नहीं है। तो सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, सीधा याद रखने वाली चीजें हैं, एस्परजिलस नाइगर, किससे मिलता है, एस्परजिलस नाइगर। पेनिसिलियम नोटेटम से तो हमें पेनिसिलिन मिलती है, ठीक है। राइजोपस से बिल्कुल नहीं मिलता है, और ईस्ट तो क्या होता है, एक कोशिकीय कवक होता है, तो बेकरी वगैरह में यूज किया जाता है। एक्टिवेटेड स्लज कंटेन, एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है। अब एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको एसटीपी पढ़ाई थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें हमने ऑक्सीजन करने वाले बैक्टीरिया देखे थे। इसमें ऑक्सीजन करने वाले बैक्टीरिया इसमें डाल दिए, जिससे क्या है, ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़ रहे हैं। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे हमने इसको आगे वाले दूसरे वाले टैंकर में डाला, लेकिन इसका जो बचा हुआ, अब इसमें भी तो दोबारा पानी आएगा दूसरा वाला, तो जब दूसरा आएगा तो उसमें ये बैक्टीरिया हमें दोबारा से फिर से डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यही बैक्टीरिया वगैरह तो है जिसमें वृद्धि करेंगे, सारे काम करेंगे। तो बेटा इन्हीं बैक्टीरियल कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं बैक्टीरियल कॉलोनी को बोलते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज, या इसी को बोलते हैं बेटा हम क्या, सक्रिय अपवंक बोलते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो कि हमारे पास दही है और दही से वापस किसी दूध को दही में परिवर्तित करना है, तो इसमें थोड़ा सा दही निकाल के कहाँ डाल देते हैं, उसमें। ऐसे बेटा इसके अंदर हमने अकार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर दिया। अब ये पानी तो आगे चला गया, लेकिन दूसरा वाला पानी इसमें आएगा, तो इसे फिर से वही बैक्टीरिया वायरस चाहिए, तो इसमें से वो बैक्टीरिया वायरस निकाल के वापस इसमें डाल देते हैं, जो क्या काम करते हैं। इस तरीके से अपने पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय अपवंक या एक्टिवेटेड स्लज। या आप कह सकते हो इसमें क्या होता है, चीजें टूट जाती हैं, टूटने के बाद जो नीचे बैठ जाती हैं तली में, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसी बैक्टीरिया की कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेटेड स्लज। अब आता है द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व, सीवेज उपचार में कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। बताओ बेटा, मेरे ख्याल से प्रकाश संश्लेषण तो सभी जानते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पौधा जो होता है अपना भोजन खुद बनाता है प्रकाश की उपस्थिति में। फिर श्वसन देख लो, तो श्वसन में क्या होता है, भोज्य पदार्थों को ऊर्जा मिलती है, ये भी गलत है। किंडवन, किंडवन में बेटा शराब बनती है, लैक्टिक अम्ल बनता है, ये तो नहीं है। तो अपने आप आंसर क्या बचा बेटा, ऑक्सीडेशन। यानी जो जितने भी हमारे गंदगी में क्या क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ या कुछ अकार्बनिक, ये क्या काम करते हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको किसमें, अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको क्या कर देते हैं बेटा, तोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा एक जैव उर्वरक है, इनमें से कौन सा एक जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर। अब आप समझो बेटा, देखो जैव उर्वरक का मतलब होता है कि वो जीवित प्राणी है और वो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है, जो हमारी खेती में क्या करता है, खेती की उपज को बढ़ा देता है। इनमें से कौन होता है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें नीचे से, कवक। कवक देख लो, तो बेटा जो फंगाई होता है ना, वो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि बेटा कवक जो होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण कभी भी खुद नहीं करते, और अगर कवक अपने भोजन का निर्माण नहीं करेंगे तो दूसरे को हेल्प कैसे देंगे। तो पहली ये बात, ज्यादातर नहीं करते, कुछ कैसे कुछ है अलग होते हैं। वायरस बेटा इन्फेक्शन करते हैं, ज्यादातर ये नहीं कर सकते। ईस्ट वगैरह होता है, ये भी कवक है बेटा, दूध से दही बनाने में, ये सॉरी जो हमारे बेकरी वगैरह में यूज होता है उनमें काम आता है। राइजोबियम बेटा एक ऐसा होता है बैक्टीरिया जो पौधों की जड़ों में रहता है, और साथ में क्या काम करता है बेटा, साथ में उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन मिलती है। तो नाइट्रोजन मिलने से क्या होता है, वो जैव उर्वरक की भांति कार्य करते हैं, यानी पौधे की उपज को बढ़ा देते हैं। अगला वाला आता है बेटा माइकोराइजा हेल्पेन। माइकोराइजा बेटा क्या होता है, तो बेटा बड़े बड़े पौधे जो होते हैं, मैंने आपको बताया जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो हायर प्लांट्स की रूट्स होती हैं,
उन जड़ों में बेटा क्या होता है, उन जड़ों के साथ में जब कवक रहने लगता है, क्या रहने लगता है, कवक। कवक अकेला नहीं रहता, ध्यान देना। कवक हमेशा, क्योंकि अपना खाना नहीं बना पाता, कवक जो है वो बड़े प्लांट्स की जड़ों के साथ में रहता है। कहता है तुम मुझे रहने को दो, खाने के लिए खाना दो, साथ में हम तुम्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके देंगे। तो माइक्रोराइजा क्या होता है, तो हायर प्लांट्स की जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या करता है बेटा, मदद। ठीक है। जल अवशोषण नहीं बेटा, ये भी नहीं, क्योंकि जल अवशोषण में थोड़ा बहुत मदद करता है, सभी वाला ऑप्शन होता तो लगा देते। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों से होता है, जलों का कोई काम नहीं है, श्वसन ये नहीं करवाता। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, किण्वन में। अब ईस्ट जो होता है उससे बेटा क्या किया जाता है, किण्वन। ईस्ट से क्या किया जाता है, किण्वन। और किण्वन में क्या होता है बेटा, किण्वन में मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी शर्करा होती है, ग्लूकोज वगैरह कोई भी हो, उसे ईस्ट वगैरह की हेल्प से, ईस्ट की मदद से हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, शराब। शराब में कर देते हैं C2H5OH। और साथ में कौन सी गैस निकलती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ किण्वन में कौन सी गैस निकलती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अनॉक्सी श्वसन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली, और ईस्ट होता है जो क्या काम करता है बेटा, तो हमारी शुगर वगैरह को, शर्करा को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑक्सीजन तो इसमें नहीं निकलती क्योंकि लेते ही नहीं है, निकालेंगे क्या, नाइट्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन थोड़ी ना आग लगानी है। इसमें से कौन सा होता है बेटा, ऑक्सीजन गैस। अगला वाला, विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है बेटा, काइनेज है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है। तो मेरे ख्याल से ये किससे मिलता है, ये तो आप लोग वैसे बता दोगे। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिलता है बेटा, ये सारी चीजें तो आप लोग वैसे बता दोगे, बताओ बेटा। स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्योंकि इसका नाम ही ज्यादा मिलता जुलता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम किससे मिलता है, मैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। किससे मिलता है बेटा, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो किससे मिलता है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस से। समझ गए, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से नहीं, क्योंकि उसका नाम ही अलग हो जाता है। बैसिलस से लैक्टोबैसिलस, ये सारी चीजें मिल जाती है। बताओ इतने में कोई समस्या। ये बेटा हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। एक सेकंड रुकना बेटा। चलो बेटा, बात कर लिया हमने इतना, अब पढ़ते हैं आगे। अब बात करना है बेटा, विच इज यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल पेस्ट। इनमें कीट नियंत्रण के लिए कौन सा होता है बेटा, मैंने आपको बताया था एक बैक्टीरिया होता है जिसका कौन सा होता है, बैसिलस थुरिंजियासिस। उसके अंदर से हम जो क्या होता है, जहरीली प्रोटीन होती है, टॉक्सिक प्रोटीन वाली जीन निकाल कर कहाँ डाल देते हैं, पौधों के अंदर। ऐसी जीन नहीं निकालनी है तो डायरेक्ट उस बैक्टीरिया को स्प्रे कर देते हैं, कहाँ बेटा, उन पत्तियों के ऊपर। जब कोई कीट वगैरह उसे खाता है तो बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाता है, जिसकी आंत को क्या कर देता है बेटा, फाड़ देता है। तो इसका मतलब कौन सा बैक्टीरिया ऐसे जैव नियंत्रक की तरह यूज किया जाता है, बैसिलस थुरिंजियासिस। राइजोबियम क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ईस्ट जो है और ये वायरस, ये तो होते ही नहीं। अच्छा एक चीज और, शायद मैंने एक चीज गलत कर दी इसमें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। कहाँ गया ये वाला, हाँ। इसमें जो माइक्रोराइजा होता है बेटा, राइजोबियम होता है, वो रहता है जड़ों में पौधे की, और जो क्या काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। लेकिन जो माइक्रोराइजा होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करेगा बेटा, वो क्या करेगा, वो जल का अवशोषण करने में मदद करता है। किसमें मदद करेगा, जल का अवशोषण करवाएगा बेटा, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद नहीं करेगा। क्यों बेटा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो राइजोबियम होता है, दिमाग से निकल गया था अभी, राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, लेकिन किसमें नहीं करेगा, माइक्रोराइजा जो होता है वो क्या करता है, जल एवं खनिज लवण के अवशोषण में मदद कर देता है। चलो बेटा अब बात करते हैं। अब बेटा, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस में कौन सा अम्ल बनता है बेटा, अब लैक्टोबैसिलस बताया था, नाम से पता चल रहा है। लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड किससे मिलता था, अभी बताया था, एस्परजिलस नाइगर से मिलता था। समझ गया कि नहीं, इसका मतलब एसिटिक एसिड जो है किससे मिलता था, एसिटोबैक्टर एसिटाई से। तो हर किसी का नाम क्लियर है, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया से मिलता था।
सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से मिलता था। इसका मतलब ये भी आंसर सही नहीं है। लैक्टिक एसिड किससे मिलेगा? लैक्टोबैसिलस से। ये फॉर्मिक एसिड चींटी वगैरह के अंदर होता है जो डंक वगैरह में आता है। मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अगला वाला फ्लॉक्स क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का क्या मतलब होता है बेटा? फ्लॉक्स ऐसी चीजें होती हैं बेटा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक बात बताओ बेटा फ्लॉक्स क्या है, तो मैंने अभी जो आपको बताया था सक्रिय अपवंग। तो जो हम एसटीडी में, एसटीपी में, एसटीपी यानी क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे हम कहते हैं वायु उपचार यंत्र। तो उसमें क्या होता है? उस यंत्र में जो बैक्टीरिया का समूह होता है बेटा, जो बैक्टीरिया का समूह होता है, जो क्या काम करता है? कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है। अकेला बैक्टीरिया का नहीं होता, बैक्टीरिया और कवक का समूह होता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं किसमें बेटा? बैक्टीरिया और कवक का समूह होता है। लेकिन अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी एक के बारे में, तो ये फ्लॉक्स है क्या? तो उसी समूह को हम क्या कह देते हैं बेटा? फ्लॉक्स कह देते हैं। जो किस काम में काम आता है बेटा? तो ये काम आता है बेटा हमारे किसमें? बोलो, ये किसमें काम आता है? जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अकार्बनिक में कन्वर्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? बैक्टीरियल समूह। बैक्टीरियल समूह होते हैं जो क्या काम करते हैं। फंगस भी होते हैं, दोनों होता तो ज्यादा सही रहता, लेकिन इसमें सही आंसर ज्यादातर कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। कवक होते नहीं है, शैवाल तो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व। बताया था, अभी बताया था इससे पहले कि बेटा दो तरीके का उपचार होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक में कुछ कम नहीं होता, कोई केमिकल चेंज नहीं होता। प्राथमिक में केवल क्या होता है बेटा? केवल फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद नीचे जाता है जिसे हम कहते हैं क्या? अवसादन। तो भैया पाइप में क्या लगा दिया बेटा? किसी भी बड़ी बड़ी चीजों से लेकर फिल्टर कर दिया, इससे बड़े बड़े पॉलिथीन वगैरह या पत्थर वगैरह हट जाए, और नीचे क्या होता है? तली में बैठ जाना, इसे क्या कहते हैं? अवसादन। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होते, केवल भौतिक तरीके से हटा देते हैं, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ना ही किसी कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ना ही कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जैविक प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी हमने बायोलॉजिकल चेंज नहीं किया। भौतिक प्रक्रिया है? बिल्कुल सही है, किसी भी बैक्टीरिया वगैरह का कोई उपयोग नहीं है, केमिकल नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं है। कौन सा है बेटा? फिजिकल। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। द्वितीयक उपचार को क्या कहते हैं बेटा? तो द्वितीयक उपचार को कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। द्वितीयक उपचार क्या है बेटा? तो क्या कहते हैं? द्वितीय, अभी देखो प्राथमिक बताया, प्राथमिक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन द्वितीयक में ये सारी चीजें होती हैं। द्वितीयक वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? बायोलॉजिकल, क्योंकि इसमें हमने क्या करते हैं? बीओडी भी कम हो जाती है, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में भी तोड़ देते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? जो इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक है उनको इनऑर्गेनिक में भी तोड़ देते हैं। समझ गए? तो इसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी सही है कि रासायनिक उपचार होता है, लेकिन हम किसकी हेल्प से करते हैं? बैक्टीरिया की वजह से, इसलिए उसे जैविक कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं बेटा इसमें, विच वायरस इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। बताया था बेटा बैक्यूलो वायरस। बता दे, है इसमें ऑप्शन? एक है बैक्यूलो वायरस। बताया था बैक्यूलो वायरस एक होता है जो क्या काम करता है? जो एक उतनी ही जो इंसेक्ट होते हैं, हर एक कुछ डिफरेंट, आप कह सकते हैं कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट कीटों के लिए क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, और विशिष्ट कीटों को क्या कर देता है? रोक देता है। उसके लिए हम कौन से वायरस का यूज करते हैं बेटा? बैक्यूलो वायरस। इसलिए बताया था ये किस में यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया था ये किस में यूज किया जाता है। एक मैंने आपको बताया था कि ये किसमें, एक नाम बताया था कि जिसमें हम कुछ लिमिटेड जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जिसे हमने नाम दिया था आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियो वायरस होता है एक विशेष स्पेसिफिक क्या करता है? विशेष कीटों को मारने का काम करता है। इसलिए हम क्या करते हैं? हम ये भी देखते हैं, ये भी ध्यान रखते हैं कि जो हमारे फायदे वाले कीट हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए हम बात कर रहे हैं इसमें क्या है? आईपीएम, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बैक्टीरियो वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज होते हैं तो ऐसे वायरस होते हैं तो जो बैक्टीरिया को भी बीमार कर देते हैं। रेट्रोवायरस जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये तो होता ही नहीं, एचआईवी एड्स करता है। तो वैसे ही अगर तुक्का भी लगाओ तो कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरियो वायरस। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ब्यूटाइलिक एसिड। अब देखो नाम से ही पता चल रहा होगा बेटा, मैंने बताया केवल जो सिट्रिक एसिड है वो क्या होता है? वो कवक से मिलता है, उसका नाम अलग है, बाकी सब उसी से मिलेंगे। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्या है बेटा? ये तो अलग है हमारा, इससे ब्यूटाइलिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जिससे हमें क्या मिलता है बेटा? ब्यूटाइलिक एसिड। पहले ही एकदम सही हो गया। बैसिलस थुरिंजियासिस, ये तो बिल्कुल नहीं है बेटा। लैक्टोबैसिलस वाला मान लो तो लैक्टिक एसिड मिलेगा, ये देखो लिखा नहीं लिखा है। साथ में स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे निमोनिया करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, किससे मिलता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इससे हमें क्या मिलता है बेटा? ब्यूटाइलिक एसिड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, इनमें कौन सा एक बेटा जैव उर्वरक नहीं है। अब बेटा बताओ, जैव उर्वरक का मतलब होता है जो जीवित नहीं है, जो जैव उर्वरक की भांति कार्य नहीं करता है। इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है बेटा जो आप कह सकते हो कवक है, जो किसकी तरह काम नहीं करता है बेटा, जो जैव उर्वरक की भांति कार्य नहीं करता है। इसका मतलब ये है बेटा जो हमारे लिए खाद की तरह काम नहीं करता है। खाद मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए, हमारी फसलों के लिए फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की भांति कार्य नहीं करता। तो बेटा एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टर, ये दोनों ही ऐसे हैं बेटा जो क्या काम करते थे, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते थे। पढ़ाया हुआ है, दोनों लिखे हैं साथ में। साथ में राइजोबियम अभी पढ़ा के आए हैं कि राइजोबियम में क्या काम करेगा बेटा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन नहीं करता है, केवल पेनिसिलिन, जिससे हमें क्या मिलता है, पेनिसिलिन नोटेटम। ये तो एक कवक है जिससे हमें क्या मिलाता है बेटा, जिससे हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, तो ये तो नहीं। अब अगर बात करते हैं विच ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है, अभी बताया था इससे पहले ही जस्ट वाली स्लाइड में, मैंने कुछ स्लाइड पहले पढ़ाया था क्या, कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, बड़े बड़े प्लांट की जड़ों में, गांठों में रहने वाला बैक्टीरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, राइजोबियम। कौन सा आता है बेटा, बताया था नहीं बताया था, जो रूट नोड्यूल्स गांठों में रहता है, किसमें रहता है बेटा, गांठों में, समझ गए। साइनोबैक्टीरिया होता है प्रकाश संश्लेषण करता है बेटा, ये तो अलग है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिक एसिड वाला। एजोबैक्टर, समझ गए, एजोबैक्टर भी करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बट वो कैसे करता है बेटा, वो अलग रहता है, वो किसी के साथ में नहीं रहता। लेकिन जो राइजोबियम है वो जड़ों में रहता है और क्या काम करता है, फिर करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। विच एंजाइम यूज्ड टू क्लॉट रिमूवल, एक रक्त में थक्का बन जाता है ना, तो मैंने आपको लिखवाया बेटा क्लॉट बस्टर। एक ऐसे एंजाइम का नाम बताइए बेटा जो कि क्लॉट बस्टर होता है। क्लॉट बस्टर मतलब रक्त का थक्का हटा देता है। तो अब बताओ इनमें से कौन सा। प्रोटीएज है जो किसको तोड़ देगा बेटा, प्रोटीन को। एमाइलेज है जो किसको तोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज है जो किसको तोड़ देगा बेटा, लिपिड को। तो कौन सा बचा बेटा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, बताया था अभी। कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है एंजाइम जो क्या काम करता है, क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। जो हमारी रक्त सिराओं या धमनी में, आर्टरी या वेन में क्या होता है बेटा, ब्लड जम जाता है, तो उस जमा को निकाल लिया। कौन सा एंजाइम होता है बेटा, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। एंटीबायोटिक आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एंटीबायोटिक सामान्यतः हमें किससे मिलते हैं, एंटीबायोटिक मिलते हैं बेटा हमें, हमने बताया था कौन से कवक से मिला था, पेनिसिलिन से। आजकल हम बैक्टीरिया से भी निकालने लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें बैक्टीरिया और कवक से क्या मिलते हैं बेटा, एंटीबायोटिक। साफ साफ पढ़ाए हुए हैं। कौन सा बेटा, कवक का नाम भी क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, उससे हमें पेनिसिलिन मिली थी। फिर अब बैक्टीरिया है बहुत सारे जिनसे हमें क्या मिल जाती है बेटा, हम एंटीबायोटिक बना देते हैं। इन पौधों, जानवर और वायरस, इनमें से किसी से नहीं। वायरस तो सजीव ही नहीं होते, उनसे क्या मिलेगी। विच माइक्रोब्स इज यूज्ड इन एससीपी प्रोडक्शन, अब एससीपी में कौन सा जीव उपयोग होता है। अब एससीपी क्या होता है, ये मैंने जब शुरुआत में टेस्ट लिए थे इस चैप्टर के तब भी दिया था, आपने कहा था सर ये बताया नहीं है, फिर मैंने अलग से लिखवाया था नोट करके। जिसे हम सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं, एक कोशिकीय प्रोटीन बोलते थे। बताओ उसका नाम हमने क्या बताया था बेटा आपको, स्पाइरुलिना। तो अगर एक कोशिकीय प्रोटीन आपको चाहिए तो वो किससे मिलती है बेटा, केवल और केवल स्पाइरुलिना से। नोट करके लिखाया हुआ है। जब शुरुआत में चैप्टर वाइज टेस्ट हुए थे तब भी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन हमें किससे मिलती है बेटा, स्पाइरुलिना से। वायरस में तो सेल ही नहीं है, कोशिकाएं ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रोटोजुआ जो बीमारी जो क्या करता है, मलेरिया, और शैवाल तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। शैवाल कैसे हो जाते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं ज्यादातर, इसलिए हम किस में बात कर सकते हैं, इसमें। चलो बेटा, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स इन कर्ड, कौन सा है जो दही में सूक्ष्म जीव विटामिन बनाता है, कौन सी विटामिन बनती है। तो मैंने बताया था दूध फायदेमंद या दही, तो बताया था कि दही क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले तो बात कर सकते हैं, तो पेट को ठीक रखता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टमक की कंडीशन को बढ़िया रखता है। दूसरी बात क्या है बेटा, इसमें क्या मिलता है, विटामिन B12 मिलता है, जो बालों के सफेद होने को भी रोकता है। इसमें हमें दही में कौन सा विटामिन मिलता है, याद रखने वाला होता है विटामिन B12। बाकी अपने सिलेबस वैसे ही देख लो, तो हमारे सिलेबस में कोई भी विटामिन इनमें से है ही नहीं, केवल कौन सा है बेटा, विटामिन B12। अब ये नहीं है मैं ए का काम बताऊं, सी का बताऊं, तो भाई रतौंधी हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। केमिस्ट्री पीएटी में पढ़ते हैं हम काफी। चलो, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन विनेगर प्रोडक्शन, विनेगर यानी सिरका। अब सिरका में अगर आपको ये पता होगा कि कौन सा एसिड होता है, तो फिर आप क्या पता लगा लोगे बेटा, कौन सा ऑर्गेनिज्म है।
अगर आपको सिरका में यही पता नहीं रहेगा कि कौन सा एसिड है, तो फिर आप ये भी पता नहीं लगा पाओगे कौन सा। तो सिरका जो होता है बेटा, जो विनेगर होता है, चाउमीन वगैरह में व्हाइट व्हाइट पानी डालते हैं, वो क्या होता है? तो विनेगर वगैरह या सिरका में होता है बेटा सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बेटा? सिट्रिक एसिड। अब वो सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, अब आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था तो जो लैक्टिक एसिड होते हैं वो क्या बनाते, लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो क्या बनाते हैं बेटा? लैक्टिक एसिड। जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। तो ये तो नहीं हो सकता। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये क्या बनाता है? ब्यूटाइलिक एसिड। ईस्ट जो होता है वो तो अलग ही है, नहीं बनाता कुछ भी। तो कौन बचा? केवल एसिटोबैक्टर। बताया था ये कवक है, ये बैक्टीरिया नहीं है। एसिटोबैक्टर एसिटाई ये एक ऐसा जीव है जो क्या है? कवक है। और ये किसका निर्माण करता है बेटा? सिट्रिक अम्ल का। और सिट्रिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है बेटा? हमारे सिरका में, या फिर किसमें होता है? विनेगर में उपस्थित। यहाँ पर ही आपका T2 पूरी तरीके से खत्म हुआ। क्लियर? इसके आगे जो बचा T3 वो हम एक आध दिन कल परसों में फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।